नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के सबसे बड़े नेता सदानंद सिंह की सीएम नीतीश ने मदद की। सदानंद सिंह का पटना के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक सदानंद सिंह की स्थिति अभी गंभीर है। लीवर सिरोसिस का इलाज चल रहा है सदानंद सिंह का और सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि तबीयत बिगड़ने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उस मदद की गुहार को। लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार को पता चला तो उन्होंने उचित इलाज की व्यवस्था की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, कांग्रेस से गुहार फेल हो गई और सदानंद सिंह के बेटे ने कहा कि सीएम से लगाई गई गुहार उन्होंने सुनी, यहां तक कि आगे बढ़ चढ़कर मदद किया। बिल्कुल व्यक्त, देखिए शायद राजनीति की विडंबना ऐसे ही होती है। जो उनके पुत्र ने बताई, वाकई में वो बात काफी आश्चर्यचकित करने वाली थी। सदानंद सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, कांग्रेस के बिहार के सबसे बड़े बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं और 9 बार कहलगांव सीट से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है बिहार विधानसभा में और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रहे हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े शायद वो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और उनकी हालत आज नाजुक बनी हुई है। पटना के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है। दिल्ली में एडमिट थे वो, एक बड़े डॉक्टर के यहाँ थे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता चला तो उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर को बार बार भेजा जहां पर वो एडमिट थे और लगातार उनका हाल चाल लेते रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यही नहीं, वहां से एयर लिफ्टिंग कराने में भी जो उनके बेटे हैं उन्होंने जानकारी दी कि जो एयर लिफ्टिंग करवाया गया बिहार में, तो मुख्यमंत्री ने खुद अपनी पहल पर उन्हें एयर लिफ्टिंग करवाया और आज वो पटना में है और फिलहाल वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टरों ने बताया, जो उनके बेटे उन्होंने यह भी बताया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी को जानकारी दी गई, लेकिन कोई नहीं उन्हें देखने आया। तो शायद राजनीति की ये विडंबना है। और जो एक उनके समर्थक थे, उनके एक कांग्रेस के नेता थे शंभू पटेल, वो तो फूट फूट कर रोने लगे सदानंद सिंह की हालत को देखकर। डॉक्टरों ने बताया कि वो कोमा में है और लीवर सिरोसिस की गंभीर बीमारी है उन्हें और फिलहाल 13% लीवर उनका काम कर रहा है। तो ऐसे में उनकी स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो इलाज के लिए दिल्ली गए थे लेकिन वहां से एयरलिफ्ट कराया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम भूमिका निभाई और पुराने साथी होने के नाते उनकी पूरी मदद की है और सदानंद सिंह की नीतीश ने मदद की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उन्हें मदद नहीं मिली और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के साथ नीतीश का हाथ अभी तक बरकरार है। नीतीश ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की मदद की है। खबर यह भी है उन्हें एयरलिफ्ट कर बुलाया गया, उनका इलाज चल रहा है, बेहतर इलाज कराया जा रहा है। लीवर सिरोसिस से ग्रसित है सदानंद सिंह। तो नीतीश ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की मदद की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सदानंद सिंह की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी स्थिति गंभीर है। इलाज के लिए दिल्ली गए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वहां पर गुहार लगाई गई थी कांग्रेस के आला नेताओं से, सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से। सदानंद सिंह के बेटे ने गुहार लगाई, बावजूद इसके कोई जब सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने सदानंद बाबू को बिहार ले आया और एयरलिफ्ट कराकर बिहार में अच्छे इलाज की व्यवस्था की। सदानंद सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर की लगातार निगरानी में है वो। और जो डॉक्टर हैं, क्या स्थिति है सदानंद बाबू की फिलहाल? नेताजी को लीवर की बीमारी है और लीवर की बीमारी के चलते अभी वो हिपैटिक कोमा में, माने अर्ली स्टेज में है, कोमा के स्टेज में है। उसी से थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। अभी स्थिति तो थोड़ा सीरियस है इनकी, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे रिकवरी होगी। इतनी बार सेटबैक के बाद भी, बहुत सारा जीवन में इन्होंने सेटबैक देखा है, उसके बाद भी वापस आए हैं। तो ये भी लड़ाई लड़ेंगे और वापस आएंगे। कितना सहयोग मिला है, किनका किनका सहयोग मिला अब तक आपको? चूँकि सदानंद बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक राजनीतिक हस्ती रहे हैं ये बिहार के लिए, किनका सहयोग मिला आपको? दिल्ली में जब जहाँ इलाज के लिए गए थे तो वहाँ पर अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग मिला। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी वहाँ पर कि जो लीवर इंस्टीट्यूट है, बालरी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर रेसिडेंट कमिश्नर आते थे, बात किया उन्होंने सारी चीज़ों को। और हर दिन सीएम
के आवाज़ से फ़ोन आता था, मुझसे पूछा जाता था कि क्या स्थिति है। तो इस तरह का उन्होंने सहयोग किया। फिर वहाँ से एयरलिफ्ट करने की बात आई तो सारी व्यवस्था उन्होंने स्वतः करा दी। तो अप्रत्याशित रूप से तो कांग्रेस में कौन से लोग आए थे दिल्ली में इतने दिनों तक एडमिट थे वो देखने के लिए? राहुल गांधी हों या मैडम या कोई भी वरिष्ठ नेता जो आए हों? नहीं, उस तरह की मैंने सूचना वहाँ तक राहुल जी के यहाँ भिजवा दी थी, लेकिन पता नहीं वो लोग वहाँ तो नहीं पहुँचे थे। जाए और जिस तरीके से राजनीति में अभी भी सक्रिय योगदान वो दे रहे थे, फिर से उसी भूमिका में आ जाए। हालांकि जो पुत्र हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदानंद बाबू की जब स्थिति के बारे में जानकारी ली और जब उन्हें जानकारी मिली तो एयरलिफ्टिंग वगैरह की भी सुविधा मुख्यमंत्री के स्तर पर दिलवाई गई। वहाँ भी प्रेसिडेंट कमिश्नर वगैरह जाते रहे थे। हम सभी की यही कामना है कि सदानंद बाबू फिर से सक्रिय राजनीति में लौट आएँ और वे पहले की तरह दिखने लगे। देखिए, सदानंद बाबू जीवन भर कांग्रेस में रहे। मैं वो घटना का चश्मदीद गवाह हूँ जब 2000 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनको बहुमत साबित करना था और सदानंद सिंह स्पीकर के चुनाव में जीत गए थे। सबसे बड़े डॉक्टर एस.एन. आर्या जाकर पैर पकड़े थे उनका कि अब आप स्पीकर बन गए हैं, थोड़ा सा आंख मूंद लीजिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने दीजिए। सदानंद बाबू ने कहा कि सोनिया गांधी का आदेश मैं नहीं इनकार सकता। आज दुर्दिन में वही नीतीश कुमार मदद कर रहा है। कांग्रेस के सोनिया गांधी का एक साधारण सिपाही भी दिल्ली में खबर करने के बाद देखने नहीं आया। ये अवसरवादी लोग हैं और संवेदनहीनता इस पार्टी में नहीं है। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, उनके जो साथी हैं, किस तरीके से अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। उन्होंने बताया कि कब क्या हुआ था, पुरानी बातों को याद करते हुए वो उनके आंसू निकल गए। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सदानंद सिंह जो इस वक्त कोमा में हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि धीरे धीरे वो रिकवर कर लेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सरकार ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 989 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास और उद्घाटन किया और इन परियोजनाओं की कुल लागत 2705 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सीएम ने जश्न टीका पोर्टल भी लॉन्च किया है। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए बिहार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की 989 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आम आवाम को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं को पटना के अधिवेशन भवन में 2705 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं के साथ साथ जश्न टीका पोर्टल भी लॉन्च हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बिहार को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने IGIMS मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के नए भवन, LNJP हड्डी अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर और राजेंद्र नगर स्थित आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई का उद्घाटन किया। वहीं PMCH और NMCH में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट का भी सीएम नीतीश ने लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने मुआवजे को लेकर खास तौर पर एक बात कही कि अगर बिहार में निवासी कोरोना का इलाज कराने दूसरे राज्य जाते हैं और वहां उनकी मौत होती है तो उनके परिजनों को भी मुआवजा मिलेगा। और कल भी एक व्यक्ति आए हमारे यहाँ जिस दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाले कार्यक्रम में, कहा यहीं का रहने वाला है और उसके पत्नी का उसका खुद ही दिल्ली में इलाज कराया था और उसकी पत्नी भी गई थी उनकी, लेकिन ये बच गए और पत्नी का निधन हो गया। वो आकर के बताया कि हमको नहीं मिला। तो तत्काल हमने तुरंत कहा अपर मुख्य सचिव को कि भाई हमारे बिहार के लोग अगर बिहार के बाहर
इलाज में उनकी मृत्यु हो गई तो हम लोगों को तो 4 लाख रुपया उनको भी देना ही देना है। राज्य का देखे हैं कि यहाँ पर जो मृत्यु हो जाती है कोरोना से, उसको हम लोग पहले ही दौर से, पिछले ही साल से 4 लाख रुपया दे रहे हैं उनके परिवार को। आज देखते हैं हम अखबार में कितना विज्ञापन छपता है। यहाँ पर कोई जगह से 50,000 दे रहा, उसका विज्ञापन छपा हुआ था। हम लोग तो नहीं कहीं विज्ञापन छपवाते हैं, हम इस समय पैसे का उपयोग हम नहीं करते। नहीं तो पता चले अभी पूरे देश के सभी अखबारों में अगर हम लोग विज्ञापन छपवा दें कि हम लोग कब से दे रहे हैं 4 लाख रुपया, तो क्या स्थिति बाकी जगह पर शुरू हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले की तुलना में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था काफी सुधरी है। पहले के मुकाबले अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। एक महीने में 39 मरीज जाते थे, यानी समझ लीजिए कि पहले क्या स्थिति थी स्वास्थ्य केंद्रों का कि एक दिन में 1 या किसी दिन 2 मरीज जाते थे, ये हालत था। और उसके लिए जो काम किया गया, डॉक्टर से लेकर के अन्य सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया, दवाओं का इंतजाम किया गया, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी तो कोरोना का दौर आ गया। नहीं तो जान लीजिए कि औसतन एक महीने में 10,000 के करीब लोग पहुंच गए अपना इलाज कराने। इसमें शक नहीं है कि बिहार की सेहत को लेकर सरकार संजीदा है। कोरोना काल में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक सरकार का फोकस है, जिसका फायदा बिहार के लोगों को मिल भी रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक को लेकर 7 एजेंडों पर मुहर लगी है कैबिनेट की बैठक में। और कोरोना के मुफ्त टीकाकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए में से 169 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बिहार के 6 करोड़ युवाओं को टीका लगाने का लक्ष्य और दानापुर बेटा एलिवेटेड सड़क को भी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिल गई है। इसके साथ दीघा सोनपुर गंगा पुल के लिए 598 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सड़क चौड़ीकरण और ड्रेनेज पर भी यह राशि खर्च होगी। इसके अलावा नगरपालिका चेयरमैन और मेंबर के चयन की बात नियमावली को हरी झंडी दी गई है। खबर यह है कि तेजप्रताप यादव मीडिया कर्मियों पर भड़क गए। दरअसल मीडिया कर्मियों ने तेजप्रताप से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर सवाल पूछा था। इसके बाद तेजप्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर। पत्रकारों ने तेजप्रताप से ने बीजेपी आरएसएस का पत्रकारों को एजेंट बता दिया। और यही नहीं, तेजप्रताप ने मीडिया कर्मियों पर पीआईएल दायर करने तक की बात कही। आप लोगों को कौन भेजा? आप बीजेपी आरएसएस के लोग भेजे हैं क्या आप लोग को? नहीं, आप बताइए ना, बीजेपी आरएसएस को भेजे हैं। इस तरीके का आप कीजिए, आप लोग पीआईएल करेंगे, हम केस करेंगे मुकदमा। बाबू लेकिन नाराज है, नहीं नाराज है। इस तरीके का रूमर मत उड़ाइए आप लोग। वो 2 दिन से पार्टी ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की 9 पार्टियों पर जुर्माना लगाया है। मामला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है और इन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया। इनमें बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी और सीपीएम पर सबसे ज्यादा 5 लाख का जुर्माना लगाया, जबकि बीजेपी, कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी, सीपीआई और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि एक ऐप बनाए जिसके जरिए जनता अपने उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी हासिल करे और साथ ही एक फंड बनाया जाए जिसमें जुर्माने की रकम का उपयोग हो। के दौरान प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड को मीडिया में न छापने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करके ये कहा गया था कि चुनाव आयोग के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी समेत तमाम पार्टियों पर 1-1 लाख का जुर्माना, वहीं सीपीआई-एम पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया है क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ छवि के लिए ये साफ तौर से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वेबसाइट पर तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको 48 घंटे के पहले ही
अपनी वेबसाइट पर और मीडिया के साथ साथ टीवी में पब्लिश करवाएंगी, लेकिन कुछ पार्टियों ने ऐसा नहीं किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की गई थी और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन जल्द से जल्द किया जाए और अगर राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानती हैं तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा। बिहार में इन दिनों जाति पर सियासी घमासान मचा है। जेडीयू जातीय जनगणना के पक्ष में है तो बीजेपी ने SC/ST आयोग के गठन पर सवाल उठाया और इधर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बयानबाजी जारी है। ब्राह्मण है सर। जाटव जी आप दलित हैं? जी सर। मतलब लड़कों की और आपकी सेम जाती है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी हैं। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। आप सर भाई। ये फिल्मी सीन है। और आप कह रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए, तो ये तो दो नीति हो गया ना। आप विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है आयोग का गठन भी नहीं कर रहे हैं। जातिगत जनगणना किए बगैर समाज की शैक्षणिक आर्थिक स्थिति का आकलन आप नहीं कर सकते। नहीं है, देश में जितने तरह के जाति हैं, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सबकी जातीय जनगणना की बात हो रही है। जातिगत जनगणना की जो बात है वो भारत सरकार का विषय है और थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जातीय जनगणना के शब्द पर हमारे पार्टी का स्टैंड कोई नया नहीं। ये रियल सीन है। किसकी क्या जाति है और किस जाति के कितने लोग हैं, इस सवाल पर बिहार की सियासत में बवाल छिड़ा है। इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ, ये साफ नहीं हो पा रहा। जेडीयू इस मुद्दे पर खुलकर जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। आरजेडी भी जेडीयू के सुर में सुर मिला रहा है। लेकिन देखिए, जातीय जनगणना के शब्द पर हमारे पार्टी का स्टैंड कोई नया नहीं। ये बहुत पहले से पार्टी का स्टैंड है और सबसे पहले इसको उठाने वाले लोगों में नीतीश कुमार भी रहे। जातिगत जनगणना किए बगैर समाज की शैक्षणिक आर्थिक स्थिति का आकलन आप नहीं कर सकते। तो यह मांग पुरानी राष्ट्रीय जनता दल की रही है। तार्किक फल तक पहुंचाने तक राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष करेगी। नीतीश जी अगर समर्थन कर रहे हैं तो खुल के करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी जातीय जनगणना के सवाल पर पिछड़े और SC/ST आयोग के गठन का सवाल उठा रही है। कांग्रेस भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है, जबकि जेडीयू आयोग के गठन के सवाल पर सफाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए, तो ये तो दो नीति हो गया ना। आप विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है आयोग का गठन भी नहीं कर रहे हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? आयोग का गठन? मैं कहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो राजनीति कर रहे हो ठीक है, लेकिन आयोग का गठन तो करें। महादलित का मुद्दा हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ा के अगर हितैषी हैं तो बात तो सत्य है कि आपने आयोग का गठन क्यों नहीं करते हैं। आप 16 साल मुख्यमंत्री NDA के भी समर्थन से और महागठबंधन के भी समर्थन से करते हैं कि जब आपने 19 और 20 में 7 में पारित किया, सर्वदलीय बैठक में हामी बढ़ी, तो अगर उससे इतर आप जा रहे हैं तो आप एक्सप्लेन करेंगे ना कि उस समय क्यों आप हाँ बोले और आज ना करें। हाँ और ना राजनीति है। वहीं बीजेपी जातीय जनगणना के बजाय जनसंख्या नियंत्रण का राग अलाप रही है। देखिए, दोनों मैंने कहा अलग अलग परिप्रेक्ष्य है, उस विषय पर दोनों के अलग अलग तरीके हैं। ये कानून है जिसके आधार पर काम कई राज्यों ने तो बनाया भी है ना भाई। हम जनप्रतिनिधियों को उसके अंकुश में लाते हैं कि 2 से अधिक बच, तो पूरे इसके ब्रॉडर एस्पेक्ट से क्यों डरते हैं? आपके सहयोगी उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के बाद। अच्छा, मेरा सवाल आप ही से है, क्या इस देश में जनसंख्या नियंत्रित नहीं होना चाहिए? आपको मालूम है कि दुनिया के 18% लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। जाहिर है जातीय जनगणना के बहाने जाति की बिसात पर सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।